अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कि ये नया पाकिस्तान की बात की जा रही है, क्या वाकई नया पाकिस्तान, एक बेहतरीन पाकिस्तान जो वो बनने जा रहा है या नहीं। क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं, तो कराची में भी क्या कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद, सबसे पहले हमारे साथ हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। आप MPA हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से और लास्ट प्रोविंशियल असेंबली में कायदे इख्तिलाफ भी थे। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। और हमारे साथ मौजूद है MNA PTI से, इस दफा इलेक्शन में आपने कामयाबी हासिल की, जनाब नजीब हारून साहब। आपको वेलकम कहते हैं। नजीब हारून साहब, अरे कोई ब्रेकिंग न्यूज हमारे प्रोग्राम में आया आपकी जानिब से, 2 MNA नाराज होके ब्रेकिंग न्यूज दे चुके हैं। आप भी जो है वजारत की दौड़ में शामिल हैं। कराची से जो नए वजीरों के नाम लेने की बात आ रही है, उसमें आपका नाम भी आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जब आप एक अच्छा, आप नाराज हैं या नहीं है, पहले तो बता दें। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा। वरना मैं 22 साल का सफर इतना लंबा तय नहीं कर सकता था अगर नाराज होने वालों में होता ये है कि जब आप एक जगह तक पहुंच जाते हैं, इंसानी नफ्सियात है कि आप सूबाई असेंबली के रुकन बन गए या कौमी असेंबली के रुकन बन गए, तो ये हक है हर एक का कि वो आगे की तरफ देखे। और उसमें जाहिर बात है कि सिंध के अंदर चूँकि हम अपोजिशन में हैं, तो मरकज़ के अंदर ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन चूँकि काम इतना बड़ा है, जो असल काम जो नए पाकिस्तान की बात हो रही है, और चूँकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो तहरीक इंसाफ के बानियान हैं, और 22 साल जितने 22 साल 3 महीने अब अप्रैल 96 से, तो मैंने तो यही ख्वाहिश और ख्वाब और यही यकीन रखा है ईमान की हद तक कि वो असल काम पाकिस्तान की तामीर का हो जाए और उसमें अल्लाह मेरा भी हाथ लगवा दे, जिस शक्ल के अंदर भी। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाया, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे प्रोग्राम की, तो थोड़ा सा प्रोग्राम में आप लेट पहुंचे, हम सोच रहे थे कहीं आप हेलीकॉप्टर पे ना आ रहे हो। तो आप आए किस पे? आप अपनी गाड़ी पे आए हैं या आप हेलीकॉप्टर पे आए, ये बता दें। ये भी मैं कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जैसे अब बड़ी अभी तक जो चीजें हैं ना, कि पाकिस्तान दुनिया की एक न्यूक्लियर ताकत है, जहाँ पे एक बड़ी फौज भी मौजूद है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैं इतनों को जानता हूँ जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर, जिनके हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जाती हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तानी बड़े कामयाब लोग हैं। हम कहीं फंस गए हैं, हम कहीं जैसे दलदल में फंस जाएं किसी जगह, हेलीकॉप्टर हमें निकाल सकता है। लेकिन नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ी सी बढ़ के, कि जैसे पाकिस्तान की ये बदनसीबी है कि यहाँ बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं, लेकिन चूंकि हम टैक्स नहीं देते, व्हाइट मनी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या होता है कि कहीं मतलब तो सर, आप पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, ये भी भाई सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली शख्सियत हमारे साथ है नजीब हारून साहब। तो आपने भी हेलीकॉप्टर लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ? मैंने बनिगाला में एक जगह बनाई है, और वहां पर हेलीपैड के लिए गुंजाइश रखी है। अल्लाह हेलीकॉप्टर भी दे देगा, देखें ये नेमत है। क्योंकि मैं यहाँ, चूंकि आप सारे नौजवान मौजूद हैं, आपको ख्वाब देखने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको बड़े से बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। यानी ये टारगेट लेना पड़ेगा कि जब हम भी वज़ीर आज़म बनेंगे और हम भी हेलीकॉप्टर से अपने घर तक जाएंगे। और मैं आप सबसे ये कहता हूँ, ख्वाब ये देखें कि आप हेलीकॉप्टर के भी मालिक होंगे, जहाज के यहाँ जायज माल से टैक्स अदा करके मुल्क और कौम का हक भी अदा करेंगे, और दुनिया की आसानियां भी। बिल्कुल आपकी बात पहुंची है। मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे अगर माजी के प्रोग्राम आप निकाल के देखें, तो मैंने कई बार अपने प्रोग्रामों में कहा कि भाई आवाम को क्यों तंग करते हो, क्यों डिस्टर्ब करते हो। हम तो कराची में भी ये बात कहते थे कि आपको गवर्नर हाउस जाना है, वजीर आला हाउस जाना है, आप एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जाओ, लोगों को तंग ना करो। और जो फिगर्स आ रहे हैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं कि अगर आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, वो उसकी एक फिक्स कॉस्ट होती है जो पहले दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो है उसकी जो मुद्दत है, जो प्लेन आवर्स है पूरे करने होते हैं, और उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर या वो लोग जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ हो सकती है, हेलीकॉप्टर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आवाम को जो है वो जहमत से बचा रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे भाई आप जब भी जाएं वाकई में हेलीकॉप्टर पे जाएं, बल्कि चीफ मिनिस्टर जो है या जो भी आवाम को तकलीफ ना देने के उससे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें करना चाहिए। इस पर बिला वजह की बहस हो रही है। सिर्फ छोटा सा इजाफा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे फायर ब्रिगेड, उसकी एक फिक्स कॉस्ट है, वो फायर के फाइटर वहां बैठे हुए हैं, फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है, दुआ ये करनी चाहिए कि वो फिक्स कॉस्ट ही रहे और उसको कभी निकलना ना पड़े कि कहीं भी आग ना लगे। लेकिन ये जो चीजें हैं असासी के जिसकी
फ्रंट एंड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपने इनकर कर ली, उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, मेंटेनेंस की भी है, उसके भी प्रोटोकॉल्स आप सारे फॉलो करते हैं। अब आखिरी पायलट भी हर वक्त बैठा रहेगा, अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं आराम कर रहा होगा। अब सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या रह गई, पेट्रोल की। तो और वो फ्यूल जो हाई क्लास फ्यूल होता है, तो वो उसको देखा जा सकता है कि वो इस चैप्टर को मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं, और हम सबको इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। ये चैप्टर बना भी इसलिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा बचत की बात कर रहे थे, तो उसमें एक डिबेट आ गई, लेकिन इससे बड़े बेनता बड़े इश्यूज पाकिस्तान के सामने मौजूद है। ख्वाजा इजहार हुसैन साहब, आपकी तरफ में आता हूं। पहले तो ये फरमाएं कि माजी में भी आप हुकूमतों में रहे हैं, लेकिन अगर नून लीग की हुकूमत होती थी, पीपल्स पार्टी की होती थी, तो वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं होते थे, आपकी जो मार्केट होती थी। अब तो आपकी मार्केट पे जिन्होंने आपकी सीटें ली हैं, आप उनके साथ हुकूमत कर रहे हैं, तो जिन्होंने आपको वोट, फर्ज करें अगर आपको किसी ने वोट नहीं दिया और सोचा पीटीआई को वोट दिया, तो आज तो वो बराबर हो गया, तो एक ही जगह आ गया। तो मुझे बताएं, आप इत्तेहादी हैं या पीटीआई के कॉम्पिटिटर हैं क्या? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, मेरा सवाल नहीं है, ये बहुत सी जगहों पे मुझे आवाम ने बोला यार ये सवाल जरूर पूछना। वैसे तो ये सवाल इतनी वजन के साथ पीटीआई से भी बनता है। अगर इजहार भाई इजाजत देंगे तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आपकी तरफ आऊंगा, अगर इजाजत देंगे तो मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है। तो माजी के क्योंकि प्रोग्रामों का हवाला दिया तो मैंने उसी तनाजुर बात की। अच्छा, ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि हम ये मानते हैं, यकीन रखते हैं कि हमारे मैंडेट की टेक्निकल कटिंग हो गई है। पहले हमारी सियासी चाइना कटिंग होती रही और इलेक्शन के दिन हमारी टेक्निकल कटिंग हो गई, लेकिन उस टेक्निकल कटिंग का कसूरवार बराह रास्त पीटीआई नहीं, पीटीआई बेनिफिशियरी है। कसूरवार या जिसको हम जिम्मेदार समझते हैं वो इलेक्शन कमीशन है। तो वो लड़ाई जो आईनी और कानूनी तौर पे है वो तो जारी है, जारी रहेगी। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शंस क्या थे, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के लिए आप कहते हैं जमहूरियत में अफराद को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। और जब अफराद को गिना जाने लगा तो वो जो टेक्निकल कटिंग के बाद 6 बचे थे वो पिछले 5 साल के 24 से ज्यादा भारी हो गए। तो पहले 24 गिने नहीं गए, लेकिन ये तोलने में बहुत निकले 6। तो फिर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जब गिनती की जरूरत पड़ी, मुल्क के वसीतर मफाद में, सर मुल्क के वसीतर मफाद में और जमहूरियत के वसीतर मफाद में, यानी ये जुमला होता है ना, ऐसे मौकों पे प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हमें फिर अपना ये हिस्सा डालना। सियासी हमारा विजडम ये कहता है कि कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन अब कंपटीशन तो परफॉर्मेंस है ना। अब कंपटीशन तो परफॉर्मेंस है। अगर नजीब भाई अपने इलाके में परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मेंस तो फेडरल जो मिनिस्टर्स उन्होंने भी देनी है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं शायद कि डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता जो उन्हें आईटी मिनिस्टर बनाया गया। वैसे शेख रशीद को भी रेल चलाने नहीं आती, और माशाल्लाह और वो रेलवे के मिनिस्टर है, तो क्या हुआ? आपके साबिक वजीर आला केपीके या पेट्रोलियम का वजीर जो है ना, वो क्या पेट्रोलियम इंजीनियर रहा है, या अभी पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री में क्या सारी जिंदगी उसने चप्पू चलाते हुए गुजारी। अच्छा, ऐसे थोड़ी। मैं तो समझ रहा था आप शायद जवाब ये देंगे कि नहीं भाई उन्हें बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है। देखिए, उन्हें बिल्कुल कंप्यूटर चलाना आता है, और जितना आपको और मुझे आता है इतना उन्हें भी आता है। हाँ, बस ठीक है भाई, ये बात है ना। बिल्कुल भाई, अवामी नुमाइंदे हैं, इसलिए अवाम के सवालात हैं। और ये जो सवाल मैंने ख्वाजा इजहार से किया, यही सवाल नजीब बानो साहब आपसे भी बनता है, लेकिन ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सवाल है इतने ही वजन के साथ, इतने ही वजन के साथ होगा, क्योंकि सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। आज बात हो रही है पीटीआई और एमक्यूएम से। नजीब हारून साहब, ख्वाजा इजहार साहब ने मुझसे ब्रेक से पहले कहा फुल वजन से आना चाहिए था प्रोग्राम। तो वजन तो ये है कि जो कुछ कहते रहे आप एमक्यूएम को, वो सब कुछ मीडिया पे दिखाया जा चुका है। आज जो है वो कुर्सी भी बड़ी जालिम शय होती है। आज वजीर आजम बनना है, आज सदर बनना है, आज जो है वो ओहदे लेने, तो चाहे एमक्यूएम पे दर पे जाना पड़े तो चले गए। सही है सर, इतना वजन काफी है? और बढ़ाऊं वजन, ख्वाजा साहब बताएं। काफी अच्छा, चले। इसमें 2-3 चीजें एडमिट हो रही हैं। एक तो जो इमरान खान साहब ने बड़ा टारगेट उठाया था, वो ये उठाया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नो के उनसे बच के हम हुकूमत बनाएं, यानी उनके साथ हुकूमत ना बनी पड़ी।
ना बनानी पड़े, ये एक बड़ा टारगेट था जो कि अचीव हो गया। अच्छा, अब रही बात इसकी कि जैसे जो भी और अवामिल थे कि जब जितने लोग आपके जहाज में बैठ जाएंगे वो सारे उस जहाज के मंजिल पे पहुंचने की दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी उस जहाज के अंदर होंगे और वो सब धुल भी जाएंगे, सारे गुनाह भी धुल जाएंगे। अच्छा, एक और बात है, नहीं गुनाह धुलेंगे नहीं धुलेंगे सारे। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। अच्छा। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखें कि जब ऊपर से मामलात सुधार की तरफ चलते हैं तो सुधार जैसे बुराई फैलती है ना, बहुत तेज फैलती है, ऐसे नेकी भी फैलती है और अच्छाई भी फैलती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारा इस दौरान में ये जो पिछले 3, 4, 5 साल में अल्लाह की मेहरबानी से कुछ हमारे मुल्क पे भी फजल हुआ है, कुछ कराची के ऊपर भी हुआ है कि फिल्ट्रेशन हुआ है। और जिस MQM भी अब कई जगह तरह से बटी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो दोबारा फील्ड में जा सके और इलेक्शन लड़ सके, वो कंपैरेटिवली हर पार्टी में, इवन तहरीक इंसाफ के अंदर भी सारे लोग एक ही तरह के नहीं हैं। इसमें अच्छे लोग, कम अच्छे लोग, उससे कम अच्छे लोग भी हैं, बहुत थोड़े अच्छे लोग भी हर पार्टी के अंदर। क्योंकि हम जब एक पाकिस्तानी सियासी कारकुन बनने का फैसला कर ले तो बेहतर यह है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, वो चाहे MQM का हिस्सा हो, पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो। और इसीलिए ये भी हमें आसानी है सबको कि अल्लाह के पास जब जाएंगे तो हिसाब जमातों की शक्ल में नहीं होगा कि पूरी जमात इस्लामी जन्नत में और पूरी पीपल्स पार्टी दोज़ख में। अफराद का हिसाब होगा। और जिस जगह भी अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने कौम और अपने मुल्क की पासदारी की होगी, अमानतदार रहे होंगे और जो मुल्क के जो हालात हैं उसकी बेहतरी के लिए काविश की होगी, वो अपने अमाल की बुनियाद के ऊपर अच्छे कहलाएंगे। और आज भी मैं समझता हूँ कि यकीनन MQM के अंदर ऐसे लोग बड़ी तादाद में होंगे कि जो कमिटेड हैं, अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, अपना नजरिया है। MQM आपको इतनी पसंद है तो अब आप बोले ना ज़िमनी इंतखाबात में इनसे मुकाबला नहीं करना है, एक सीट तुम ले लो, एक सीट हम ले लेते हैं, कुछ ऐसी डील नहीं आ रही। अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो फिर आप दोबारा मुकाबला कर रहे होंगे। मैं इस हॉल में शायद सबसे ज्यादा उम्र रसीदा हूँ। मेरी उम्र 63 साल है और 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, बांग्लादेश बना, मेरी उम्र 16 साल थी। तो 16 साल का लड़का या बच्चा, मेरा मैट्रिक 71 का है, तो मैंने वो बाई इलेक्शन में मैंने वो दर्द और वो तकलीफ और जिस तरह से जब कौम के लोग आपस में जबरदस्त होते हैं, तो मैं इसी वजह से रोड की पैदाइश है और मेरी अम्मा भी उर्दू स्पीकिंग थी, अब्बा भी, सब, मैं भी महाजर था। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेंगे, इस तरफ माइल नहीं हुआ, मैं इस तरफ इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ जिस तरफ माइल हो जाएं, अगर जिस तरफ लगे वहां पे पूरी दियानतदारी से MQM का बंदा जीते चाहे PTI के जीते, अब तो बात एक ही हो गई है ना, मरकज में वहीं जाना है, तो अब बाई इलेक्शन में मुकाबला नहीं करेंगे। मेरा ख्याल में मुकाबला करना चाहिए, मुसाबकत होनी चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी में क्लास में बच्चे होते हैं, सब फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं, अच्छे बच्चे कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, लेकिन वो कत्लो गारतगिरी नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे से नफरतें नहीं होनी चाहिए और आपस में मोहब्बतें और एक दूसरे का एहतराम। ख्वाजा साहब ये फरमाइए कि भाई इमरान खान साहब से जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके लिए क्लैपिंग कर दें जरा। अच्छा, काफी लोग करते हैं आप मोहब्बत। तो इमरान खान साहब के लिए से आपने जो है वो क्या कुछ मनवा लिया है कि अपने शहर के लिए? पहले तो मैं एक कमेंट अगर आप इजाज़त दें, बाई इलेक्शन के लिए हमारी तरफ से एक तजवीज़ है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची में 4 हलकों पे अब बाई इलेक्शन होंगे। जीतना इन 2 में से ही किसी ने है, तीसरी फोर्स नहीं है और हम इत्तेहादी भी हैं। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला होता कि 4 में से हम प्रोपोर्शन तय कर लेते, 2 पे या 3 पे हम नहीं खड़े होते या 1 पे वो नहीं खड़े होते। तो वो जो इत्तेहादियों के दरमियान जो एक पोलराइजेशन ड्यूरिंग इलेक्शन आएगी, जाहिर सी बात है अगर मैं बाई इलेक्शन लड़ रहा हूँ और सामने नजीब भाई हैं, तो मैंने इनके नारे लगा के तो इलेक्शन नहीं जीतना। तो मैं तो इलेक्शन में अपनी खिताबाना सलाहियतों के साथ जितना मुखालिफ उम्मीदवार को निशाना बना सकता हूँ बनाऊंगा। तो वो मैं समझता हूँ दानिशमंदी नहीं है। तो एक तजवीज़ है आपके तवज्जुह से जो आपने तजवीज़ दी, समझता हूँ कि माकूल तजवीज़ है मौजूदा हालात के अंदर। फौरन मैं भी ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में आगे जानी चाहिए। जी खान साहब को या PTI की लीडरशिप को कि हम 2 जब मुत्तफिक हैं
तो वो भी सोचें कि ये इलेक्शन में मुकाबला नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आप फरमा रहे थे कराची के लिए। देखिए, पहली दफ़ा में आपको पता था कि हमने सिर्फ शमूलियत का फैसला किया था और कराची पैकेज की बात की थी। जिस तरह नजीब भाई ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी और PMLN से दूर रहकर एक हुकूमत बनानी थी, तो हमारा भी तल्ख तजुर्बा बार बार हुकूमतों में जाने का रहा है कि उनसे हमें कुछ मिला नहीं। तो पहली शर्त थी पार्टी से बालादस्त होकर, अफरादी मफादात से बालादस्त होकर हमने कराची पैकेज की बात की थी और ये कहा था कि मिल के काम करेंगे, गवर्नर सिंध और मेयर मिलकर और हम सब मुंतखब नुमाइंदे कराची के लिए काम करेंगे, ताकि कराची के साथ जो ज्यादती हुई है कम से कम हम मिलकर वो कुछ पॉइंट्स बताएं ना। मिसाल के तौर पे अभी ये ग्रीन लाइन मंसूबा है, इसकी बसों का मसला है, सर्कुलर रेलवे है, पानी है, सेवरेज है, बल्दियात मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज मौजूद है। जी, 25 बिलियन की बड़ी एलोकेशन है। उसके अंदर जो हमारा K4 फेज 2 है, धाबेजी रिहेबिलिटेशन है, और इसी तरह जो हमारा गार्बेज सिस्टम है पूरा, इसको रिवैम्प करना, मेयर को एम्पावर करना। SLGO 2013 की लीगली आईनी अटॉर्नी जनरल के थ्रू हमें सपोर्ट, फिर इसी तरह कराची ऑपरेशन के अंदर जो हमारी रिजर्वेशन है उनको एड्रेस करना, और टारगेटेड ऑपरेशन के बाद टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स देना। इस तरह से सेंसेस है, मरदमशुमारी है, हमारे उन हलकों पे जो 8 हलके हैं जिन पे हमारे एतराजात हैं उनके ऊपर हमारी लीगल हेल्प करना, इस तरह हमारे 9 नुकात हैं। ठीक है, तो ये सब हमने ठीक है। बस अब मुझे ये फरमा दें कि इन्होंने कराची से 14 सीटें हासिल की, आपने कराची से 4 सीटें हासिल की। अब आप ठीक है, एनए की 4 सीटें हासिल की, इन्होंने 14 सीटें हासिल की, तो अब आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि PTI कराची की सबसे बड़ी जमात है? मैं इस जुमले को दुरुस्त कर देता हूँ। इसको ऐसा कर लें कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत आईनी तौर पे जो इलेक्शन हुए उसके अंदर PTI 14 सीटें लेके सबसे बड़ी जमात के तौर के ऊपर उभर के सामने आई। यही अल्फाज अब यहाँ से अब सुनते हैं जरा। एक गोलगप्पे वाले के पास कुछ लड़के गए और उसके गोलगप्पे खाने लगे, तो उसने पूछा कि भाई पैसे, तो कहने यार अभी सवर कर गोलगप्पे खाने लगे। फिर और लड़के आ गए, वो भी खाने लगे। पैसे, वो समझ गए पैसे तो मिलेंगे नहीं। ये भी घूम के गया, लाइन में लग के ये भी गोलगप्पे खाने लगे। कहने तुम क्या कर रहे हो? कह भाई जो खा लूं वही बचत है मेरी भी, पैसे तो मिलने नहीं। 16 सीटें आपके हाथ लग गई और हमें 6 दिलवा दी गई। तो बहरहाल इलेक्शन क्योंकि हो गया है, लीगल बैटल अपनी जगह है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंसस, वोट काउंट, घर काउंट और कराची की आबादी हैरत अंगेज तौर पर 1 करोड़ 70 लाख नफूस पर मुश्तमिल, इन तमाम बातों के बावजूद भी MK में शहर की सबसे बड़ी जमात थी और है। चले ये दोनों तरफ से जो है इसका जवाब आ गया। इस पर मजीद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बड़ी जमात थी और है। असल बात यह है कि कराची के जो शहरी हैं अब उन्हें क्या मिलेगा, क्या उनके आंसू पूछे जाएंगे, क्या उनके मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डिलीवर होगा या नहीं हो सकेगा। टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और बात हो रही है आज PTI से और MQM से कि कराची को इस नए पाकिस्तान में क्या कुछ मिलने वाला है, और दोनों जो है आपस में कॉम्पिटिटर भी हैं और एक वक्त में इत्तेहादी भी हैं। तो बड़ी अजीब और दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू हुई। ज़ीशान अल्ताफ लॉयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बिजनेसमैन है, एजुकेशनिस्ट हैं। ज़ीशान साहब, आप क्या समझते हैं, नया पाकिस्तान जो नज़र आ रहा है बनता हुआ आपको? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका यहाँ पर आने का, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा हमने देखा, जैसे तकरीर इमरान खान साहब ने की है वो बड़ी खुशाइन तकरीर है और सारी बिजनेस कम्युनिटी ने, पूरे पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। लेकिन हमें सलूशन चाहिए। जो उन्होंने तकरीर में चीज़ें बताई वो हमें नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती हैं और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स में सबसे पहले जो ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पर कब काम शुरू होगा, कब इसमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी,
होगी? लोग चाहते हैं, इसका जवाब चाहते हैं। हेलीकॉप्टर तो चलते रहेंगे, सारी चीजें आती रहेंगी और ये लेविश जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन जो एक आम आदमी, एक आप क्या इस बात से मुतमईन है? आपके वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सब्र करो, 3 महीने तो कम से कम हमें दो। जाहिर बात है इतने मसाइल हैं, इतने इश्यूज हैं, कोई इतना एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कौम जो है वो सब्र करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई अभी थोड़ा सा मौका तो दो? अभी मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर्स जाके बैठे हैं, अभी तमाम मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर आए भी नहीं है, अभी और एक और मिनिस्टर्स की लाइन आनी है, टीम बन रही है अभी, तो लोग कम से कम 3 महीने जो है वो 100 दिन जो है सब्र कर लें। देखिए, ये 50 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, सारी तंजीमों से जितनी जमातें हैं। अब कोई बंदा आईसीयू में अभी अगर बैठा हुआ है, वो लेटा हुआ है, तो उसको तो आज सोल्यूशन चाहिए, उसको तो क्या बात है भाई, जबरदस्त बात की। उसको जिंदगी कल नहीं चाहिए, उसको आज चाहिए। देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की देख लें, किसी भी जो वजीर आज़म आए जिन्होंने रेवोल्यूशन दुनिया में लेके आए, अपनी अपनी कंट्रीज में लेके आए, वो आज की बुनियाद पे जिंदा है, आज करते हैं वो काम। आपके जो आज फैसले होंगे, आज आप कौन सा वजीर आला लगा रहे हैं, किस बंदे को वजीर आला लगा रहे हैं, आपकी जो मिनिस्टर्स हैं उसकी लिस्ट के अंदर कौन कौन लोग हैं, इसी बुनियाद पे लोग फैसला करेंगे ना जनाब। बिल्कुल ठीक बात है। और ये 5 साल तो देखा, मैंने पहले दूसरी तरह सवाल किया था, मैंने सवाल बदल लिया अपना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 साल तो ये इस तरह गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे पिछले 50 साल गुजर चुके हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन नजर आनी चाहिए। लोगों के ऊपर बड़ा हौसला है, 50 साल लोगों ने बर्दाश्त किया है, और भी लोग इसको बर्दाश्त भी कर लेंगे और सह भी लेंगे जिस तरह लोग सह रहे हैं। लेकिन आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क आएगा? जो 100 दिन के प्लान्स हैं वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए? गवर्नर साहब, ठीक है, नजीब हारून साहब फरमाइए। ठीक है, नजीब हारून साहब। देखिए, पाकिस्तान चला ही एडोकिज्म के ऊपर है, और पिछले दिनों जो ये 5 साल में बहुत ज्यादा, एक होता है फायर फाइटिंग में जिधर आग लगी आप पहुंचे, बुझाया। अब ये जो एनर्जी के जो क्राइसिस हैं हमारे यहाँ, जो पानी के जो क्राइसिस हैं, ये प्रोजेक्ट जो होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि आज जैसे डैम्स बनाने की अगर हम बात करें, या एनर्जी के परमानेंट सोल्यूशन, हमारी पिछली हुकूमतों ने, चाहे वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, क्या किया कि तेल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर दनादन इंपोर्ट किया, उसमें शायद जो भी पैसे बने नहीं बने वो प्रोजेक्ट्स लगाए। आज तेल की कीमत ऊपर जा रही है और एनर्जी की कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। जो कौमें जब बनती हैं तो पूरी एक एनर्जी पॉलिसी बनती है। आप पड़ोस में इंडिया को अगर देखेंगे तो 48% अब उनकी एनर्जी कोल से बना रहे हैं, अच्छा फिर पानी से बना रहे हैं। अब आपके पास भी जो इंडिजिनस हैं, क्योंकि आपने अपनी कौम की कुव्वत खरीद को भी देखना है कि वो जो पानी हम पास आए और जिस क्वालिटी का पानी जब लोगों तक पहुंचे तो वो उसको इस्तेमाल भी कर सकें। जब जवाब तो दें, मैं आपसे आईसीयू में पड़ी हुई है, फौरी ट्रीटमेंट चाहिए। इस बात दोनों काम मैं ये कह रहा हूं कि देखें, एक बॉटम अप होता है कि मैं सफाई करनी है ना, तो जहां मैं बैठा हूं यहां से कचरा उठाना शुरू कर दूं, और आप अपने घर के पास से, और ये अपने घर के, एक बॉटम अप अप्रोच है, एक है टॉप डाउन अप्रोच। उसके अंदर आपको इनकलकेट करनी पड़ती है, आपको वो पॉलिसीज के ऊपर कंसेंसस बनाना पड़ता है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदर सूबे हैं, इकाइयां हैं, उनको साथ लेके चलना है, कौम की ताकत है। आपको एक ऐसा लीडर को मरकज में मिल गया है कि जिससे हर सूबा आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मिल गया, पंजाब वाले बोल रहे हैं हमें नहीं मिला ऐसा लीडर, पंजाब का वजीर आला भी ऐसी मिलना चाहिए था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन हमारी घर की ख्वाहिश होती है कि जो हम इमेज काफ कर रहे हैं उस शक्ल का हर एक हो, लेकिन जब टीम वर्क में जाते हैं तो कई बजाय माठे नजर आते हैं। जी जी, नादिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाएं मीरपुर खास से। जी, मेरा सवाल नजीब हारून साहब से कि आपने ये फरमाया कि मेरे वालिदैन महाजिर थे, मैं भी महाजिर था, यानी कि इलेक्शन के बाद आप पंजाबी हो गए या नियाजी हो गए? और दूसरी बात ये है कि क्या ये तब्दीली आई है? दूसरी है कि आपने पीटीआई ने कराची में एमक्यूएम को स्ट्राइक किया और इंटीरियर में स्ट्राइक नहीं कर सके पीपल्स पार्टी को, तो ये जो गैप रह गया है इंटीरियर के अंदर, इसको फिलअप करने की क्या हिकमत अमली है आपकी? और दूसरा ये कि कराची के लिए आपके इमीडिएट प्लानिंग्स क्या हैं रिलीफ देने के लिए? अभी थोड़ा सा रुक जाएंगे, जरा और कुछ सवाल ले लेते। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तो आ गई पाकिस्तान में, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जितनी सस्ती सवारी हेलीकॉप्टर की है उतनी सस्ती मोटरसाइकिल और कार की कब होगी? ठीक है, ठीक है,
मेरा सवाल ख्वाजा इजहार साहब से है कि जैसा कि आपने फरमाया कि MQM जो है वो कराची की बड़ी पार्टी है सबसे, और पहले थी और इंशाल्लाह विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रहेगी भी, मैं भी यही कहूँगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब आपका पीक टाइम था, जब आपके होम मिनिस्टर थे, वही जो है SHOs वगैरह डिप्लाई कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की भी आपके मतलब मुश्तरका गवर्नमेंट थी, तो जब रेंजर्स को इख्तियारात दिए जा रहे थे तो डिले करने में भी जो है वो मुखालफत हो रही थी MQM और पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जब सब लोग जानते हैं कि जो रेंजर्स को इख्तियारात मिलने के बाद ही अमन हुआ, उससे पहले आपकी गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कराची जलता रहा, लोग मरते रहे, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो सवाल ये बनता है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं किया, और अब आपके इस बारे में क्या? मेरा सवाल नजीब हारून साहब से है कि हमारे जो गवर्नर है, मौजूदा गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, उनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ 12वीं है, तो वो हमारी सिंध की यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे, तो वो वाइस चांसलर किस तरह अपॉइंट करेंगे? जी, ये सवाल जमा हो रहे हैं बहुत सारे। जी, मेरा सवाल है नजीम हारून भाई से। सर, जब बीइंग अ न्यूट्रल कराचीआइट कि जब सेंसस में हमें जो है वो इस कदर हमारे साथ धांधली की गई कि 3-3.5 करोड़ की आबादी को 1-1.5 करोड़ की आबादी दिखा दिया गया, और जिस तरीके से डिलिमिटेशंस की गई यहाँ पर, तो सर मेरा सवाल है कि PTI की जानिब से एक भी आवाज़ नहीं उठी, एक भी एहतजाज नहीं हुआ, तो ये बात मैं कैसे कह दूँ कि PTI जो है वो कराची की जमात, जो नुमाइंदा जमात है। सर, ये मैं एक चीज़ शिकायत करना चाहूँगी। एक तो MQM वालों को अपने ऊपर बहुत ही गुरूर है, जिसकी वजह से वो उस पे आ गए हैं। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर PTI वालों को सबसे ज़्यादा यूथ ने ही सपोर्ट किया यहाँ कराची से भी, मगर PPP वाले जीत गए, हमेशा की तरह वही जीत गए। बदकिस्मती हमारे साथ ही होती है हमेशा। तो जब MQM वालों को सपोर्ट मिली थी तो उनको वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे सब कुछ मिला, मगर हमारी अथॉरिटी भी थी, मगर हमें वसाइल नहीं है हमारे पास काम करने के लिए। तो अब PTI वाले भी क्या यही शिकवा करेंगे कि हमारे पास वसाइल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट तो ये, जब पॉलिटिक्स की बात आती तो हर कोई नेगेटिव पॉइंट लेके बैठ जाते, ये नहीं देखता कि आधा गिलास भरा हुआ, लेकिन ये ज़रूर देखते कि आधा गिलास खाली है। अब जब बात यहाँ पे हुई थी, सर ने एक बात की थी कि लोगों के हिसाब से MQM बड़ी पार्टी है। तो सर मैं ज़रा बैक में जाना चाहता हूँ, तो छोटा इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना यहाँ पे सब लोगों को एक्सपीरियंस हो। तो सुना यही है कि गन पॉइंट्स पे वोट्स लिए गए, उन लोगों के वोट्स लिए गए जो मर चुके हैं, उनके शिनाख्ती कार्ड से वोट लिए गए। आज तो कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखा। हमें अमन तो आके नून लीग में मिला, हमें अमन तो नजर PTI में आ रहा है, हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। आई डिसलाइक पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स अच्छी ही नहीं लगती, लेकिन जब सब चीजों के बीच में अच्छी और बुरी चीज देखी जाती है तो उसमें यही है। सर, एक छोटा सा सवाल है कराची के हवाले से। एक सवाल है नजीब हारून साहब से ना। इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले तो बड़े दावे करते थे कि कराची आएंगे, पर अभी तक उन्होंने कराची वालों का शुक्रिया अदा नहीं किया, ना तो मिज़ार पे हाजिरी दी अभी तक। जी साहब, कुछ कहना चाहते? जी, मैं जब वो बात हो रही थी शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, शॉर्ट टर्म लोगों के मसाइल की किस तरह हल होंगे, तो दुनिया में एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। जो आप एनर्जी की बात कर रहे थे, एनर्जी क्राइसिस हैं, मैंने बहुत सारे शहर देखे, पूरे शहर ये सोलर प्लांट पे चल रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स में बचत करनी पड़ेगी। जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि आप पेट्रोल में भी ये टैक्स की बचत कम कर दें तो लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचेगा, लोग आसानी से ट्रैवलिंग करेंगे, तो लोग रोज़ाना के मसले मसाइल लोगों के हल होंगे। भाई एक दफ़ा तो ज़बरदस्त क्लैपिंग कर दें, बड़े ज़बरदस्त सवालात आ गए यहाँ पर। और नजीब हारून साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने देखा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम यंगस्टर्स हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इन्होंने ज़बरदस्त अपने ख्यालात का इजहार किया। ख्वाजा इजहार साहब, पहले आपकी तरफ बढ़ता हूँ, जो कुछ सवालात आए आप चाहते हैं इनसे पूछे जाए पहले। चले नजीब हारून साहब, पहले आप फरमाएं। अच्छा, तो मैं जो मैंने कुछ नोट जी जी, लेकिन सर हमारा टाइम कम है, वेरी क्विक। मैं शॉर्ट कि सेंसस रिजॉल्व होना है, सुप्रीम कोर्ट भी कराची के कुछ दोस्त लेके गए हैं, और सेंसस में कराची का हिस्सा आबादी कितनी है वो रिजॉल्व होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक कराची को जायज़ वसाइल मिलें। PTI ने सिंध, जो इंटीरियर सिंध था, वो ज़्यादा GDA के ऊपर रिलाई किया, GDA पे छोड़ा, और नताइज खातर ख्वाह नहीं निकल सके, ये नुकसान हुआ। जहाँ तक फेडरेशन के वसाइल का ताल्लुक है, तो कराची के मखसूस हालात हैं। मरकज़ में PTI
धड़ जो है पूरा वो पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, और बल्दियात जो सारा वजन उठाती हैं टांगे, उसमें एमक्यूएम के मेयर हैं, डीएमसीज के अंदर वो हैं। तो मेरे ख्याल में कराची नीड्स ए स्पेशल पैकेज जो रेगुलर से हट के, क्योंकि मसाइल बहुत गंभीर हैं। जी ख्वाजा ज़हरुल हसन साहब। मेरे बच्चे, तुमने कहा पॉलिटिक्स बुरी चीज़ है, मेरे बेटे ने भी मुझे बात कही थी और आई कन्विंस्ड हिम कि पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट डू स्टार्ट पॉलिटिक्स फ्रॉम योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए वेलफेयर कॉन्सेप्ट। और मैंने उसे एक पॉलिटिक्स का पहला रास्ता ये दिया है कि वो अपनी पॉकेट मनी से 2 स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म और बुक्स गवर्नमेंट स्कूल में वो खुद अपने हाथ से ले आके स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो अगर आप सब भी एक एक बच्चे का यूनिफॉर्म और बुक्स ले लें तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स का एक नया आगाज़ होगा, एक नया चेहरा होगा जो शायद मैं अपनी जवानी में नहीं कर सका, तो शायद आप लोग कर पाएंगे। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है, तो इसी तरह से मसले भी बेनतहा हैं और माशाल्लाह से लूटने वालों ने भी बड़ा दिल खोल के लूटा है पाकिस्तान को। तो इतना लूटा है, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क अपनी जगह कायम है और इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। तो ये जो मसले ये आहिस्ता आहिस्ता होंगे, कौम ने भी जो है सब्र का मुजाहरा करना होगा। और जहां तक जो कराची की बात है, गो के यहाँ पे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जो है वो आपस में एमक्यूएम और पीटीआई हैं, लेकिन दोनों जो है हुकूमत के अंदर है इस वक्त। तो ये जहां एक बहुत से सवालात हो रहे हैं और हमने भी इसके शायद कोई नेगेटिव पहलू के सवालात आपसे किए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पहलू भी है कि भाई आप आपस में कंपटीटर सही, लेकिन आप दोनों जो है कराची के अवाम के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं इस वक्त। 90-95% सीटें आपके पास हैं, तो इसलिए मैंडेट जो है मरकज में पूरे कराची का इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए कराची बहुत पुरुमीद है कि कराची जो है वो भी नया कराची बनेगा। नया कराची तो वैसे मौजूद है, लेकिन नया पाकिस्तान की तरह जो है नया कराची बनेगा और कराची में बेनतहा तरक्की होगी, यहाँ के मसाइल भी हल होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।